ओके फाइन। तो लास्ट टाइम पार्ट 4 था, 1 12 तक क्वेश्चन किया। अब आगे 13 ऑनवर्ड्स जो है वो क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने हैं। वैसे 6 चैप्टर तक जो भी डिस्कशन है, अगर उसमें कभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ताकि उसमें मैं रिस्पॉन्स आपको जल्दी दे सकता हूँ। ओके, इंस्टेड ऑफ अगर आप कॉल करोगे तो हो सकता है मैं कहीं ना कोई काम में हूँ, तो उसमें रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलता है। पर जब भी फ्री होता हूँ तो व्हाट्सएप में आपको रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी मिल जाएगा। रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन को सुनने का, जो जो डेटा दिया जाए वहां पे अंडरलाइन करते जाने का। न्यूमेरिकल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस निकालने के लिए, मतलब बनाने के लिए एक ही सिंपल सा आइडिया होता है, वो ये गिवन डेटा क्या क्या है, उसको मैं शॉर्ट में ऐसा कहता हूँ, दिया क्या है और करना क्या है। दो के ऊपर अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो आपका काम आसान है। A drop of radius 2 millimeter falls from a height 500 meter. It falls with a decreasing acceleration due to viscous resistance of the air. वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो कोई चेंज नहीं होता है, पर ये एक्चुअल स्पीड की बात करते होंगे। Until at half of its original height, मतलब 500 मीटर से जब 250 पे आता है तब कोई चेंज हो रहा है। It attains its maximum स्पीड एंड मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड thereafter। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का एक और रूल होता है, जनरली स्टूडेंट्स वो रूल फॉलो ही नहीं करते हैं। पहला, जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना, वैसे आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। पेन अच्छा ना लगे तो पेंसिल से कर सकते हैं, पर अंडरलाइन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और वो सच है। जो करेगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो सिर्फ सोचता रहेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स जो है वो मिनिमम 2 बार पढ़नी चाहिए। मैक्सिमम 3 4 बार पढ़ो तो भी बेस्ट, पर मिनिमम 2 बार पढ़नी चाहिए। पहली बार पढ़ने से हल्का आइडिया आता है कि करना क्या है, दिया क्या है। दूसरी बार पढ़ने से आपके दिमाग में परफेक्ट आइडिया है वो क्रिएट हो जाता है। तो दोज हु फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली दे विल गेट द वेरी गुड रिजल्ट्स। बाकी के लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि यार अपने को समझ नहीं आता, बाकी को कैसे समझ में आ जाता है। तो बाकी के लोग शायद इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते होंगे। यहाँ पे एक रेन ड्रॉप, यानी ड्रॉप, वाटर ड्रॉप इस पे कह सकते हैं, एक ड्रॉप ले लिया, 500 मीटर से नीचे आ रहा था। धीरे 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 एक पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, दैट इज 250 मीटर। आफ्टर 250 मीटर दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा उसने कह दिया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। मतलब पहले 250 मीटर में क्या वर्क डन हुआ और दूसरे 250 मीटर में क्या वर्क डन हुआ। पहला पॉइंट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी। मतलब पूरे 500 मीटर के लिए रेजिस्टिव फोर्स क्या लगा। एक कॉमन सा पॉइंट सोचने का कि जब भी मैं कहता हूँ रेजिस्टिव, तो रेजिस्टिव द रेजिस्टेंस, तो कोई भी मोशन हो उसमें रेजिस्टिव किस डायरेक्शन में लगता होगा। नेगेटिव। ऑपोजिट, बेटर टू से, नेगेटिव की बजाय हम ऐसा कहेंगे ऑपोजिट। अगर रेन ड्रॉप नीचे आता है तो नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता होगा। ग्रेविटेशनल। वेट फोर्स, बेटर टू से। और जब वो नीचे आता है तो एयर रेजिस्टेंस, ऊपर एक फोर्स लगाता होगा, उसको क्या नाम देंगे। एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स लगाता होगा, उसको हम कहेंगे रेजिस्टिव फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सीधा सीधा सा पॉइंट जो है वो सोचना होता है कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन होगी, वहां पे लगेगा। तो एंड स्पीड ऑन द रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है चलो, तो फाइनल स्पीड जब वो नीचे पहुंचा तब 10 मीटर पर सेकंड था। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या, रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, फ्रॉम द हाइट 500 मीटर, वर्क डन फाइंड करना है जब 250 मीटर पे पहुंचा हो, और बाकी 250 मीटर पे भी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव भी फाइंड करना है। और फाइनली जब वो नीचे पहुंचता है रेन ड्रॉप, तब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये इंफॉर्मेशन है। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो वहां पे हमें वेट फोर्स निकालना पड़ेगा।
वेट फोर्स के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो कि W इज इक्वल टू mg। तो जी तो चलो जी होता है, बट व्हाट अबाउट द m? क्या क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ रेन ड्रॉप दिया? नहीं दिया। नो। आप आइडिया लगा सकते हैं तो कि 2 मिलीमीटर साइज का रेडियस हो तो 4 मिलीमीटर साइज का डायामीटर होगा, और ऐसा कोई रेन ड्रॉप बनेगा, और उस रेन ड्रॉप का मास कैसे मिल सकता है? तो आपके पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जरूरत है तो क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमने वाटर डेंसिटी के बारे में एक लेक्चर में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर इट। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। वाटर डेंसिटी हमें पता है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा उसको बहुत अच्छी तरह से। डेंसिटी आपके पास है, रेडियस आपके पास है, तो मास मिल जाएगा। तो क्या? मास मिल जाएगा। उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट फोर्स मिल जाएगा। तो क्या? हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh। ये क्या बना? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बस अब इतना समझ में आ गया तो आपका काम होता जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो 250 वाला हाफ वाला कहा था ना, ये यहाँ पे बहुत काम का है। Whether the raindrop falls with the decreasing acceleration or with a uniform speed, the work done by the gravitational force on the drop that remains same। ताकि वहां पे वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से आए या कांस्टेंट स्पीड से आए, वहां पे उसके ऊपर होने वाला वर्क डन, ताकि वहां हम कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। मतलब वहां पे मैनुअल कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए वहां पे जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी सेम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस मूव इन ईच हाफ जर्नी। तो बता दिया कि 500 का आधा 250 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हम इसको डिस्कस कर चुके थे। अब आगे से जब भी आप डेंसिटी कहो तो यूनिट साथ में बोलिएगा, सो यू हैव द क्लैरिटी। 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब यानी 1000 किलोग्राम इन 1 मीटर क्यूब। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मास कैसे मिलता है? मास तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ तक आपका पॉइंट मैंने क्लियर करवाया। वैसे यहाँ पे ये स्टेप में सिर्फ वैल्यू रख के, मैं ऐसा कहता हूँ वैल्यू ना रख देना तो भी चलता। क्यों? तो कि भाई फाइंड क्या करना है? तो कि फाइंड करना था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हाँ इन ईच जर्नी। तो क्या हाँ तो क्या एक्चुअल में mgh चाहिए था ना। तो क्या हाँ तो यहाँ से आपको m मिला, उसके साथ g मल्टीप्लाई करो और उसके साथ h मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट आई कंसीडर जनरली कि मैं जब भी कैलकुलेशंस मैं खुद करता हूँ तो मैं ये स्टेप लिखना अवॉइड करता हूँ। व्हाई? तो कि यहाँ पे कोई फाइनल आंसर जैसा मिला था तो कि नहीं अरे तो सिर्फ मास दिया था। क्या मास आपको चाहिए था? तो कि नहीं। मैंने अभी लिखा था ना उसमें सिर्फ क्या लिखा था? mgh लिखा था। तो क्या हाँ तो मैं इस वर्क डन का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखता, mgh, m की जगह पे क्या लिखते? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इंटू एच। ओके, तो वही किया हुआ है। ये मास, ये जी और ये एच। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, यहाँ पे 9.8 लिया है, आप 10 ले लो तो भी इसमें कोई इफेक्ट अलग नहीं आएगा। सो दैट विल बी द सेम, तो उसका टेंशन नहीं लेने का। अब उसने बताया कि तो एंटायर जर्नी के लिए क्या करने का? तो कि कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। कैसे? तो कि ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉप ऊपर से नीचे आता है, ड्रॉप ऊपर से नीचे आता है, तो ड्रॉप नीचे आ रहा है, उस हर एक पॉइंट पे कोई उसको अपोज कर रहा है। कौन उसको अपोज कर रहा है? तो क्या रेजिस्टिव फोर्स। और वो अपोज करते 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 वेलोसिटी को चेंज करते 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 ड्रॉप नीचे पहुंचा। So continuously drop in a motion and at the ground it will gain energy, that is called as the kinetic energy। अब इतना अगर आपने समझा है ना तो ही ये लाइन आपके समझ में आ सकती है। क्या कहता है ये लाइन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस रेजिस्टिव फोर्स
and that is equivalent to kinetic energy, that is called as a half mv square. ओके तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ये था कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वहाँ पे आप ऐसा कर सकते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मास इज गिवन, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वर्क डन निकालना, mgh करना. तो आप भी जब कैलकुलेशंस करते हो तो फिजिक्स के लिए आप नया सोचना नहीं है, पर ये जो कैलकुलेशंस है ना उसमें आप नयापन लाना चाहो तो ला सकते हो. कि फॉर्मूला में यहाँ पे ये मास मिलता है, मास इंटू जी इंटू एच कर सकते हैं. जी 9.8 की बजाय आप सिर्फ 10 लिख सकते हैं. ओके वो सब कुछ आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं फॉर एंटायर जर्नी की जब आप बात करते हैं. और ये आपके लिए एक लास्ट पॉइंट हो बन सकता है. जी की वजह से नीचे आना, रेजिस्टिव को उसको रेजिस्ट करना, ये दोनों मिलकर फाइनली ड्रॉप नीचे आया तो उसको कहते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी होना. सो दिस इज एक्चुअली टोटल पोटेंशियल एनर्जी. और हाँ यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 0.02 लिखा है. क्यों? इसका जिक्र हमने किया. 0.082 250 के लिए हुआ था, बाकी का 250 हो तो भी वर्क डन कैसा होगा? सेम होगा. जो हमने पहली लाइन में देखा कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट स्पीड हो, दोनों ही किस्सों में यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों ही किस्सों में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कैसा होगा? सेम होगा. तो उसके हिसाब से टोटल आपका एनर्जी हो गया प्लस रेजिस्टिव वर्क हो गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया. और वहाँ से आप रेजिस्टिव वर्क जो निकाल सकते हो. एज वी डिस्कस्ड माइनस साइन क्यों आता है? तो कि माइनस साइन इसी वजह से आता है ताकि वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स एक्चुअल मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ओवरऑल वर्क डन क्या क्या, मतलब आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्या क्या गिवन डेटा था, फाइनली निकालना क्या था और क्या सिचुएशन बनती है. सेम टू सेम यू कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ध्यान से, वैसे ये परफेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इलास्ट्रेशन में किया था. A molecule in a gas container hits a horizontal wall with the speed 200 मीटर पर सेकेंड. वैसे यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल वॉल. अब हॉरिजॉन्टल वॉल ऐसा नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल वॉल ऐसा होता है. पर ऐसा हो तो उसको वॉल नहीं कहते, उसको फ्लोर कहते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको इतना लिटरली नहीं लेने का, पर उसको थोड़े अलग ढंग से अलग तरीके से समझने का ट्राई करने का, ताकि जनरली स्टूडेंट्स इस ये छोटी छोटी बातों में ज़्यादा वो टेंस हो जाते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल तो ऐसा होता है और ऐसा हो तो वॉल नहीं उसको फ्लोर कहते हैं, वर्टिकल होता है उसको वॉल कहते हैं. इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्टिकल समझो क्या फर्क पड़ता है. बट क्वेश्चन में ऐसा दिया कि हॉरिजॉन्टल वॉल विद द स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री. तो मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वॉल नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज दैट एक गैस मॉलिक्यूल 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर आया. तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना हिट से हॉरिजॉन्टल वॉल, तो इतना मत पढ़िए, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक पढ़िए. हिट्स एंड मेक एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, विथ द नॉर्मल एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड. मतलब कैसा? तो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको कहते हैं नॉर्मल. तो ये जो आया उसने यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया, विथ सेम एंगल वो रिबाउंड हुआ. इज द मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन, इज द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक? आपके पास आइडिया क्लियर है. अगर काइनेटिक एनर्जी सेम तो इलास्टिक, अगर काइनेटिक एनर्जी नॉट सेम देन इट इज इनइलास्टिक. ओके, कोई भी मोमेंट कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व ही होता है, ऐसा हमने समझने का ट्राई किया था. पर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कैसे. तो लिखा है मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक. तो ये आपको थ्योरी से पता चल सकता है. बेसिक फिगर बना, हाउ विल यू कैलकुलेट द मोमेंटम? तो बेसिक आइडिया, वॉल इज heavy, the molecule rebounding with the own speed does not produce any velocity in the wall. अब मॉलिक्यूल का हम भी टकराए तो भी थोड़ी ना वॉल में कोई प्रॉब्लम आने वाला है. सो दैट्स वाई यहाँ पे उसने सिंपल सा बात बताया,
let m be the mass of the molecule and capital M that is the wall. मतलब कैप स्मॉल m को कहो मास ऑफ द मॉलिक्यूल, कैपिटल M कहो मास ऑफ द वॉल। सबसे पहले बिफोर कोलिजन, तो कि बिफोर कोलिजन वॉल तो स्टेशनरी रहने वाला है। मोशन में कौन आया, तो कि मोशन में आया मॉलिक्यूल। वैल्यू डाल दिया, वॉल स्टेशनरी बताया, ये एनर्जी सेम रहा। जब रिबाउंड हुआ तो रिबाउंड भी कौन होता है, तो कि मॉलिक्यूल होता है, वॉल वही का वही रहा। तो देखो ये भी सेम आया। तो पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, वो भी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, यानी मोमेंट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, यानी इलास्टिक कोलिजन। और थ्योरी से हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है कि कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो ऑलवेज कैसा रहता है, तो कि मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड ही होता है। बस इतना क्लियर करो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। एक तो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 मीटर क्यूब। इसका जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में किया था कि जब भी कोई वॉल्यूम आप लेते हैं, यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, वो बनता है मीटर क्यूब वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम के अंदर कितना पानी आएगा, दैट इफ आई एम कैलकुलेट द मास, तो कैसे मिलेगा मास, तो अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वाटर डेंसिटी हमारे दिमाग में क्लियर है, दैट इज 1000। कितना वॉल्यूम 30, तो देखो पहला पॉइंट आपका क्लियर, मास मिल गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, उसके हिसाब से मिला। अब कितनी हाइट तक लेकर गए, तो क्या 40 मीटर हाइट, तो नीचे से पानी ऊपर जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप, यानी mgh, यानी कौन सा एनर्जी, दैट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल आउटपुट पावर भी निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था, efficiency of the pump is 30% and how much electric power is consumed by the pump। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से आप ले लो। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टली आप एफिशिएंसी या तो आउटपुट पावर निकाल सकते हो कि भाई अगर मुझे इतने मास वाले वाटर को 40 मीटर हाइट तक लेकर जाना हो पर सेकंड, अगर मैं बात करूं या तो 15 मिनट्स मुझे लगती हो, तो मुझे कितना वर्क डन करना और कितना पावर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कुछ वैल्यू बताया, समथिंग 33,920,000/3 इतना पावर कंज्यूम होगा। नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट, मास कैसे मिलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। दूसरा पॉइंट, कितनी हाइट तक लेकर जाना है, तो कि 40 मीटर। तीसरा पॉइंट, कितनी मिनट तक पानी आप लेकर जाते हो, तो कि 15 मिनट तक। तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तब जाकर आपको उसका पावर मिला। दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट पावर, मतलब मुझे इतना पानी, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। अब एफिशिएंसी 30% होना, उसका मतलब क्या, तो कि समथिंग लाइक दैट कि मैंने 100 रुपये डाले एज ए इनपुट, मुझे 30 रुपीज मिले, दैट इज कॉल्ड एज ए आउटपुट पावर ऑफ 30%। तो इसको आप कैसे समझेंगे, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ, शायद ये आपने देखा हो सकता है, शायद आपको ये ना पता हो। एफिशिएंसी का सिंबल ऐसा बनाया जाता है जिसको ईटा कहा जाता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ एफिशिएंसी पावर के फॉर्म में है, तो आप ऐसा कह सकते हो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट्स कंसिडर एज ए एफिशिएंसी। ठीक है, अब आउटपुट पावर हमें मिल चुका है, ये चाहिए। एफिशिएंसी बता दी है 30%, उसको मुझे नॉर्मल में कन्वर्ट करना हो नंबर्स में, तो डिवाइड बाय मुझे हंड्रेड्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ले लिया, 30 डिवाइड बाय 100, वो डिवीजन वाला 100 ऊपर चला गया, 200 डिवाइड बाय 3 तो था ही, कैलकुलेट किया और मुझे पावर मिल गया। मतलब मैं जब इतना इनपुट दूंगा तब मुझे इतना पावर मिलेगा।
समथिंग लाइक दैट 100 वॉट का मैं इनपुट दूं और 30 वॉट जितना वर्क डन हो तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एफिशिएंसी 30% है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। ये आपके लिए एक नया पॉइंट हो सकता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा, जो मैं समझाता हूँ उसको आप समझिएगा, ना कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस दिया, वो तो आपके पास नोट्स ही होगा और वैसे भी उसी में से हमें कैलकुलेशंस करनी है। सो डोंट फोकस ऑन दैट कैलकुलेशंस। पहले जो समझाता हूँ, जिस तरीके से जो आपको बात प्रेजेंट करता हूँ, उस पर फोकस करिएगा। वो समझ में आएगा, उसके बाद आप मिनिमम 2 से 3 बार जब तक नहीं लिखेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और तब तक आपको याद भी नहीं रहेगा। समझ में आना पहली रिक्वायरमेंट है, पर सिर्फ समझ में आने से मार्क्स नहीं आएंगे। समझ में आने के बाद जब आप उसको एग्जाम में लिख नहीं पाओगे तो कोई काम की बात नहीं। समझ में आने के बाद आपको लर्न करना पड़ता है और उसके लिए लिखना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आपका दिमाग ऐसा कन्विंस करवाता है कि यार वो तो रट्टा मारना हो गया, वो तो लर्निंग हो गया, देन आस्क योरसेल्फ, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं, बायोलॉजी में क्या करते हैं, या तो अप टू 10th स्टैंडर्ड बाकी सब्जेक्ट्स में क्या किया है। तो आई थिंक आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि अगर कहीं पे भी मार्क्स लेकर आने हो तो लिखना तो पड़ता ही है। हाँ, इन 11th यू बिकम्स मोर एंड मोर लॉजिकल जस्ट बिकॉज ऑफ आपका एज बढ़ता है तो आपका दिमाग और ज़्यादा लॉजिकल बनता है। And this subject gives that opportunity to create that questions and that is a too good thing. पर जब तक आप उसको समझोगे नहीं, लर्न करोगे नहीं, तो मार्क्स आएंगे नहीं। तो आइदर यू कैन जस्ट वन साइड कि यार मुझे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ समझूंगा, मैं सिर्फ इंजॉय करूंगा। कर सकते हो तो मजे करो। इफ यू से दैट नहीं यार मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ताकि एडमिशन तो उसी के ऊपर होगा, एडमिशन होगा तो ही तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो ही तो मज़ा आएगा। तो उसके लिए चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, कहीं पे भी हो, लर्निंग का एक ही सीधा सीधा फंडा होता है और वो होता है राइटिंग। लिखा नहीं तो बात दिमाग में आएगी नहीं। इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, हाँ बस मैंने समझ लिया कि ये ड्राइंग कैसे बनाना है, अब मैं बस फाइनली एग्जाम में ड्रॉ करूँगा। एंड इफ़ यू फील दैट कि यू आर दैट काइंड ऑफ ए जीनियस कि एक बार देख लिया, हाँ मेरे एक अंकल थे ऐसा, वो ऐसा कहते थे, अब सच झूठ तो पता नहीं है मुझे, पर वो ऐसा कहते थे कि मैं कोई भी मशीन को अगर एक बार देख लूँ तो मैं उसको अपने हिसाब से नई डिज़ाइन बना सकता था। तो आई कीप हिम इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस कैटेगरी। अगर आप उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस कैटेगरी में हो या तो अपने आप को ला सकते हो तो दिस इज द बेस्ट। बट इन अ जनरल टर्म तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो बिना ड्रॉ किए नहीं समझ में आएगा। सेम वे फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स बिना लिखे कभी याद नहीं रहता है। तो लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिखोगे तो ही मार्क्स की पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज ए जस्ट एक थॉट, सोचने वाला क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल बेरिंग्स कह लो, इसको आप बिलियर्ड बॉल कह दो ताकि बॉल बेरिंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो आप बॉल समझ लो। कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट head on by the another ball bearing at the same mass initially with the speed v. If the collision is elastic, ये conditions बनी। अगर collision elastic हो तो क्या क्या condition आती है? collision अगर elastic हो तो condition पहली आती है momentum conserved, दूसरी condition आती है kinetic energy also conserved. Then which of the figure is a more suitable? ध्यान से देखिएगा, इसका वेलोसिटी क्या है v, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m। तो कोई मुझे बताएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सबका मास m m m समझना है, तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ऐसा लिखूं हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m 0 स्क्वायर। आई बात समझ में? क्यों 0 स्क्वायर लिखा? उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, वो रेस्ट पे है इसलिए। तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, ताकि ये तो 0 हो गया।
अगर मैं एक एक को चेक करता जाऊं कि किस में मुझे हाफ mv² मिलता है, तो वो मेरे सही फिगर है वो बन जाएगा। चलो पहले इसके लिए मैं ट्राई करता हूं। हाफ m0² हाफ 2m v²/4, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 mv²। क्या 1/4 mv² और हाफ mv² सेम होते हैं? नो सर, तो ये नो। सेकंड है, इलास्टिक नहीं है। सेकंड। इसमें वी है, ओके, और इसका भी वी है, सॉरी इसका 0 है, सॉरी। तो हाफ m0², हाफ mv², इधर हाफ mv² बना, इधर भी हाफ mv² था, तो ये तो बनता है। तीसरा चेक कर लेते हैं। हाफ 3m v²/9, 3 3 9, तो ये बन जाता है 1/6 mv²। तो कि नहीं यार, ये भी नहीं। मतलब यहाँ पे कौन सा सिचुएशन आपको इलास्टिक कोलिजन देगा कि एक मोशन में आया, दो स्टेशनरी के साथ टकराया, टकराने के बाद पहले दो स्टेशनरी हो गए और तीसरा है वो मोशन में आ गया, तो इसको कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे समझाते समझाते किया, वही यहाँ पे इन लोगों ने लिखते लिखते समझाया। टन 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 टन। Okay, so this is the basic idea how we can solve the questions. Number 17. The bob A of a pendulum released from 30 degree. Question ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटा सा है, basic conceptual question है. Of the vertical hits the another bob B of the same mass at rest on a table. तो एक पेंडुलम था, यहाँ पे एक स्फीयर कनेक्टेड था, नीचे एक स्फीयर पड़ा है, ये धाड़ इसके साथ टकराया। बॉब ए 30 डिग्री से आया, हिट्स अनदर बॉब बी, सेम मास, रेस्ट ऑन द टेबल, मतलब वो यहीं पे था। हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, मतलब ऐसा समझिए कि शायद ये स्ट्रिंग के साथ ही कनेक्टेड था पर रेस्ट पे था। ओके, तो ही तो राइज करेगा ना। तो ऐसा नहीं समझना कि बस ऐसे अकेला पड़ा हुआ है, पर ऐसा इमेजिन करिए कि राइज हुआ, यानी हम ऐसा समझे कि वो स्ट्रिंग के साथ ही कनेक्टेड था पर बस वैसे पड़ा था, तो हम राइज वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, अच्छा सॉरी, हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, मतलब शायद ऐसा सिचुएशन है कि ये यहाँ पे ही है और ये टकराने के बाद वापस शायद ऊपर जाता होगा। निग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड द एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। तो देखो ये लाइन फिर से कंडीशंस अप्लाई। क्या तो कि बॉब छोटा है कि बड़ा है? अब बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं, पर दोनों सेम साइज के है, नंबर 1। नंबर 2, कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक है ये कहने से, ये एज्यूम करने से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड और मोमेंटम भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो जितनी वेलोसिटी से ए आएगा, जितनी हाइट से ए आएगा, when the bob A hits the bob B on the table and it transfers its kinetic energy to the bob B. ताकि इलास्टिक कोलिजन याद करिए, उसका जो फॉर्मूला था ना V1 V2 वाला, वहाँ पे एक स्पेशल केस लिया था कि when they have the same masses, तो उसको लेकर आपके पास नोट्स हो तो देखिएगा। सेम मासेस वाले में ऐसा था, V1 दैट इज इक्वल्स टू U2 एंड V2 दैट इज इक्वल्स टू U1। ओके, तो A अपना पूरा एनर्जी B को ट्रांसफर कर देगा बिकॉज दैट इज अ इलास्टिक कोलिजन। So the bob A comes to rest at the location of B while the bob B begins to move with the velocity of A. मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूँ हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, तो कहीं ऊपर जाएगा नहीं। ए बी के साथ टकराएगा तो ए स्टेशनरी हो जाएगा और बी जो है वो ऊपर जाएगा विद द सेम वेलोसिटी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन।
ओके, तो ये समझने वाला पॉइंट था। चलो, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। हेलो। Yes, sir. ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए, वैसे ये जो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इसके बाद के जो 3 क्वेश्चंस है ना, 19 4 या 3 क्वेश्चंस है, ये 19th क्वेश्चन दैट नीड ए गुड क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन वगैरह समझना, 21 दैट नीड ए मोर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मोर डिस्कशन। क्वेश्चन छोटा है पर समझाने में टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। 22nd कंपैरेटिवली लंबा है, ओके, बट उसमें भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और 23rd स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का है, ओके। तो जितना आप उसको चाहे उतना आप अच्छी तरह से टाइम दीजिएगा ताकि सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही काम के हैं। ये 2 मार्क के लिए काफ़ी एडजस्ट हो सकता है, पूछा जाए वैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब बॉब स्टेशनरी है 1.5 मीटर हाइट पे, तो बॉब में कौन सा एनर्जी होगा? Potential. जब आप उसको रिलीज करेंगे तो कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होगा? Kinetic. Kinetic. So the bob of a pendulum is released from a horizontal position A. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed when the bob arrives at the lowermost point? यानी जब यहाँ पे आएगा, पूरा हाइट ट्रैवल करके आएगा वो, and dissipates 5% of its initial energy. तो कितनी एनर्जी के साथ नीचे आएगा? तो कि 95% एनर्जी के साथ नीचे आएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ऐसा कि mgh विच इज कन्वर्टेड इनटू हाफ mv², पूरा काइनेटिक, पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है। 5% डिसिपेट हो जाना, डिसिपेट हो जाना मतलब वेस्ट हो जाना। तो आप ऐसा कह सकते हैं 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मास दोनों साइड से कैंसिल करो, 95% यानी 0.95 इंटू जी इंटू हाइट, ओके, एम जी एच 95% इंटू 2, और इस पूरी वैल्यू का रूट वो आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे सब समझाया, हाइट दिया, वेलोसिटी पूछा, ए एम जी एच, बी पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वो लूज करेगा तो 95% ऑफ एम जी एच दैट इज बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। एम एम कैंसिल करो, मैंने समझाते समझाते सीधा पॉइंट वही लिखा कि 95% ऑफ एम जी एच विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बस वैल्यू डाल दो, सीधी कैलकुलेशंस, आपका काम आसान। 1.5 टू 3, 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 0.95 और उसका रूट करो तो आपको वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगा। यू कैन सी हियर है 295, वैसे वो नीचे 100 रखा होगा, 9.8 एंड इंटू 1.5, यहाँ पे 5.3 मिला है। अब आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो रूट 27.93 की बजाय थोड़ा ऐसा आसपास का वैल्यू आएगा, ताकि मैंने 10 ले लिया, पर आंसर है वो ऑलमोस्ट 5.3 ही आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो Yes. आज के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में ऐड करके आपका होमवर्क जो बनाता हूँ, पार्ट 4 में से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको करने हैं 18, 17, 16, 15, ओके, ये 4 तो करने ही करने हैं, 18, 17, 16 और 15 जिसमें समझना ज़्यादा था, प्लस 14, 13 जो आज के सभी फ्रेश क्वेश्चंस थे। 14, 13 ये भाई दोनों आप करेंगे 9, 10, और पार्ट 2 से फिर से आप रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। जिसमें एक ये क्वेश्चन करेंगे नंबर 29 एंड 28
and the last one, that is 19. ओके, तो ये जो है वो आपके लिए आपका होमवर्क जो है वो बन जाएगा। आपको होमवर्क में करने हैं इतने क्वेश्चंस पार्ट 4 से। ओके, पार्ट 4 से रहेंगे आपके 18, 17, 16, 15, 14, 13, 9, 10। पार्ट 2 से रहेगा 29, 28 एंड 19। सभी न्यूमेरिकल्स एक बार करिएगा। अगर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बड़ा ना हो तो 2 बार करिएगा, दैट इज़ बेटर फॉर यू। ओके, अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी के लिए कल से डिस्कशन कर लेंगे। ओके।